सबों का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास टेंथ का गणित का, ठीक है। और गणित में आज हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और पहला चैप्टर का ये पार्ट 1 है। और इसमें हम लोग जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा, और ये चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज यानी कि हमारा पहला वास्तविक संख्या है। और इसमें हम कम से कम 70 क्वेश्चन लिए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो हम ये 2 भाग में बनाएंगे। आज 35 क्वेश्चंस को हल करेंगे और कल भी फिर 35 क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए, ये तो हमारे तरफ से रह गया। अब आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं आपके लिए। जानकारी ये है कि अगर आप अभी से, यानी कि आज पहला क्लास है, आज पहला क्लास से जब तक कि आपका एग्जाम आता है तब तक अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि मैथ्स में एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। कारण ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव जो हम बताएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आपको रटना नहीं पड़ेगा। पहली बात है, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि रटना नहीं पड़ेगा। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सॉल्यूशन करने का तरीका मिलेगा और कॉन्सेप्ट देंगे, ताकि उससे क्या है कि इसी आधार पर अगर दूसरे भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि गणित का ये अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं, फिर मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जब हम ये पहला चैप्टर का अगर हम पढ़ा देते हैं, यानी कि इधर चैप्टर वाइज अगर आपका क्लियर हो जाता है, चैप्टर वाइज अगर हम इधर क्लियर करा देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया उसका मैं आपको इसी के सामने टेस्ट लूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे। और टेस्ट लेने का मतलब ये है कि हमने जो आपको पढ़ाया है पूरा, उसमें से क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। और उस टेस्ट का फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से सोचे थे और मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि हो सकता है कि आपके पास एक से और तरीका सीखने को मिल जाए। इसलिए मैथ्स एक ऐसा चीज है कि हम अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं और इजी वे में बना सकते हैं। ये आपको आज देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि आज से आपको रेगुलर क्लास इसी चैनल पे करनी है। और इसमें आपको मैं इतना आश्वासन दिया हूँ कि मैथ्स में एक भी सवाल आपको छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगा कि इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप ये दोनों जगह ज्वाइन हो जाएं। कारण ये है कि मैं यहाँ पे कुछ कुछ पीडीएफ में दिया करूँगा, वो साइंस का भी मिल जाएगा, कभी एसएसटी का भी मिल जाएगा, तो कभी हिंदी का मिल जाएगा, और कभी संस्कृत का, कभी तो इंग्लिश का। इस प्रकार से कभी कभी मतलब मैं वो सारी चीज़ें दूंगा। लेकिन हाँ, याद रखें कि जो भी चीज़ आपको मैं इस पे प्रोवाइड कराऊंगा, वह या इतना आश्वासन दे रहा हूँ कि वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम बेसिस पे होगा, जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ साथ आपको 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लगेगा, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। यही दोनों जगह व्हाट्सअप या तो टेलीग्राम, ये दोनों जगह में से कहीं भी ज्वाइन हो जाएंगे। और दोनों जगह भी ज्वाइन होना है आपको। कारण ये है कि कहीं भी हम आपको 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के टाइप में आपको टेस्ट डालेंगे। वो हो सकता है साइंस का रहे, और उसमें पोल देंगे जिसमें कि आपको अपना आंसर लगाना है और पता करना है कि कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। ये आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिस पे आपको ज्वाइन कर जाना है, ठीक है। ज्वाइन होने के बाद उस पर मैं आपको टेस्ट का क्वेश्चन दूंगा, उस पर आप लगाएंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो फिर आप हमें बताएंगे कमेंट के माध्यम से, तो मैं आपको उसमें भी सुविधा करूंगा। चलिए, एक चीज़ और मैं आपको कह देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको मैथ बता रही है, ठीक है। मैथ बताने के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको पर्सनल नंबर 91 10 99 89 ये नंबर दिए हैं, इस पे आप क्वेश्चंस को फोटो लेकर के भेजेंगे, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पर्सनली गाइड किया जाएगा मतलब पर्सनली आप इस पे क्वेश्चन भेजेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करके वापस भेजूंगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे आप बनाए हैं। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो उसके लिए बिंदास रहिए, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक जरा सा भी किसी भी चीज़ में टेंशन नहीं लेने देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी का। तो आज का पहला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21
66 है तो उसका मॉस 119 है, तो एलसीएम पूछ रहा है। पहली बात है, जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको आपके टीचर लिखवाए होंगे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये चीज आपको बताए होंगे, ठीक है, दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम तो निकालने के लिए ही कह रहा है, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। हम इसको दो तरीके से अलग भी बताएंगे अभी। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपको देखिए मौसों को कहते हैं एचसीएफ, मौसों किसको है, मौसों को ही एचसीएफ कहते हैं ना। तो ये आपका दिया 19 बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल यहाँ पे दिया है। कितना दिया है, 2166। ये बराबर के इस और मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2166/19। अगर आप इसको कटाते हैं तो 19 एक बार में, तो फिर बच जाएगा 2 और 6 26, यानी कि फिर एक बार में और फिर 4 बार में, यानी कि 114 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा, 114 इस सवाल का उत्तर होगा। एक तो ये होगी आपका फॉर्मूला बेसिस पे। अब आपको मैं बता देता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो ये तो दोनों संख्या का गुणनफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इतना करने की क्या जरूरत। और यहाँ पे मौस है, इसी से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 114 बार में ये कट जाएगा। इतना करने की जरूरत भी नहीं रहेगा, 2166 को डायरेक्ट 14 से आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या करता है, आपको पहली संख्या भी दिया रहेगा, दूसरी संख्या भी दिया रहेगा, ठीक है, और एलसीएम भी दिया रहेगा, और अब की बार आपको एचसीएफ पूछेगा। तो कुछ नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और एलसीएम से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा। देखेंगे आगे सवाल मिलेगा आपको देखने को। तो यहाँ पे इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या उसका एचसीएफ क्या होगा। अभाज्य संख्या पता है किसको कहते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिससे कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि एक जो नंबर होता है इससे सारी संख्या डिवाइड होता है। दुनिया के कोई भी नंबर ले लीजिए डिवाइड होता है सिवाय 0 को छोड़ के, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी नंबर ये 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, सॉरी माफी चाहेंगे, 0 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जीरो से आप इस तरह कर सकते हैं इसको, 1 से आप डिवाइड करेंगे 0 को, तो 0 लगाएंगे, 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, नहीं 0 तो लगाने का। चलिए यहाँ पे सवाल जो कह रहा है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसको पहले हटाने दीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या आप किसको कहेंगे, जो कि किसी से डिवाइड ना हो। तो शुरुआत आपका 2 से होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि एक तो है, एक को खुद से तो डिवाइड हो रहा है, एक को हम नहीं लेता आभाज्य संख्या में, ठीक है। 2 से शुरू करेंगे, 2 आप देखेंगे तो 2 को डिवाइड करने वाली आपको संख्या 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, इसके अलावा कोई संख्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक तो सभी में मिल जाएगा, तो एक को छोड़ ही दीजिए, और जिस संख्या को लिखेंगे वो संख्या तो खुद से डिवाइड होगा ही, इसको भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे 3 लेते हैं, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर आप कहेंगे 4 लेते हैं तो 4 देखिए आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आभाज्य संख्या नहीं है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आपका 6 आता है तो 6 कहेंगे कि 3 से डिवाइड भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। यानी कि आपका ऐसे कहिए कि किसी भी नंबर को, जैसे ये 7 लिखे, ये इस नंबर को कोई नहीं काट सकता है, इस नंबर को 7 को कोई नहीं काट सकता है। यानी कि ये कटेगा तो कहेगा कि खुद से मरेंगे, नहीं तो फिर हम 1 से मरेंगे, इसके अलावा हम किसी से नहीं मरेंगे। तो जो संख्या किसी से न कटे वही तो हमारा आभाज्य संख्या होता है। और उसी का है कि आभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। तो मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ कि अगर अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछे, तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ अगर जब भी पूछे तो याद रखिएगा हमेशा 1 होगा, हमेशा। अभाज्य संख्या जहां देखे और उसका एचसीएफ पूछा है तो 1 लगा देना आंसर। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन आप कहेंगे कैसे, ऐसे हम रटेंगे क्यों, नहीं रटिएगा तो कोई बात नहीं, कोई भी आभाज्य संख्या उठा लीजिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 तो नहीं आएगा, 11 है, इस सब में से कोई भी आप आभाज्य संख्या उठा लीजिए, आपकी मर्जी। 2 को लेकिन आभाज्य संख्या लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 का आ रहा है। तो 2 आभाज्य संख्या मान लीजिए, यही 2 को ले लेते हैं, तो ये 2 और 3 का आभाज्य संख्या है, इसी का एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो एक बार में गया, 1 बच गया। इस 1 को डिवाइड करेंगे 2 को, तो आपका 2 बार में कट गया। एचसीएफ ऐसे ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे जो आया ये तो एचसीएफ होता है, तो ये एचसीएफ कितना निकला आपका
तो आप कहेंगे कि HCF 1 निकला। 2 3 को छोड़ दीजिए, 5 और 7 को देख लेते हैं। तो 5 से भी अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो एक बार में 5, 2 आया, 5 फिर आ गया, ये वाला 5। ठीक है, आप HCF तो जानते हैं ना, नहीं जानते तो आप बता देंगे, अलग से हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एक बार में, सॉरी माफी चाहेंगे, 1 आ गया ना, 1 आ गया, 2 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ भी देखिए HCF क्या आया आपका, 1 ही आया। तो HCF आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसीलिए आपको बोले कि आपको ये कॉन्सेप्ट आप देख लें अप्लाई करके, किसी को बताना हो तो इस तरीके से बता सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि अगर 2 अभाज्य संख्या है तो उसका HCF हमेशा 1 होगा, और 2 अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम पूछे तो कुछ नहीं होगा, जो 2 संख्या दिया रहेगा उस संख्या को गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है, तो इसका अगर आप हमसे एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों को गुना करते तो 6 हो जाता। यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम अगर पूछा होता तो दोनों को गुना कर देते तो 5 7 35 हो जाता। तो इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर होता है। समझ गए बात को, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब आपसे ये पूछ रहा है, तो 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे कि 10 से शुरू होता है। जाता कहाँ तक है, तो आप कहेंगे 99 तक। लेकिन बात यह है कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कहाँ से शुरू होगा, तो हमारा शुरू होगा 12 से। 2 अंक में 2 अंक में 12 ही है ना, जो कि 3 से कटेगा, 10 से कटेगा नहीं, 11 10 से 3 से कटेगा नहीं, तो ये दोनों तो होगा नहीं। तो शुरुआत हमारा 12 से हुआ, और लास्ट 99 जो है ये हमारा 3 से कट रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है जो कि 3 से डिवाइड होगा। तो करना कुछ नहीं है, एक लाइन की बात बता रहे हैं। सबसे पहले जो लास्ट की संख्या और जो फर्स्ट की संख्या है, ठीक है, जो लास्ट की संख्या है और फर्स्ट की संख्या, ये दोनों को पहले माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 87 और जो आएगा आपका 87 उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 29, और इसमें लास्ट में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 30। यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं। पहले एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, शुरुआत का नंबर 12 है, 12 और लास्ट का नंबर 99 जो कि हमारा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये दोनों को पहले माइनस कर देंगे, दोनों संख्या को आपस में माइनस करके जो नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और जो नंबर आएगा फिर उसमें 1 ऐड करके आंसर ला देंगे। कभी भी, चाहे वो 4 से भी हो, अगर आपसे कहे कि 2 अंकों के यहाँ पे 4 से विभाजन वाला, तो 4 हमारा फिर 12 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा जी, तो आपका चल जाएगा 98 तक, 98 तक जाएगा, जो कि 4 से डिवाइड होगा। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 98 में से 12 को माइनस किए तो हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 86। कितना हो गया, 6 और यहाँ पे 8 में से, सॉरी 9 में से 1, 86। अब 86 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 कम 21 हो गया। 21 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 22 संख्या आएगा। पूरी तरह से नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। जैसे कि 86 को अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 दूना 8, ये कट गया, 6 आ गया, 4 कम 4 हो गया, यहाँ पे 2, ये यहाँ 21 आ गया ना। तो 21 संख्या तो फिक्स होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक ऐड भी करना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22 इसमें। तो इस प्रकार से हम इस नंबर को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। करें क्या, फर्स्ट और लास्ट को माइनस करके, जो नंबर से हमको पूछ रहा था कि विभाज्य संख्या, तो उससे डिवाइड करके एक ऐड कर दिया, और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ऑब्जेक्टिव को आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो फिर इसको बनाने का अलग अलग तरीका भी है। ठीक है, फिर आप बनाएंगे तो लंबा चला जाएगा, कम से कम लेंथी जाएगा, तो आपको हाफ पेज चला जाएगा। तो वो हाफ पेज ऑब्जेक्टिव में यूज हम लोग नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा, उसको हम सब्जेक्टिव में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, तो इस अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से, इसको एलसीएम जो करते हैं ना उस तरह से इसको तोड़ दीजिए। तो पहले 5 से लगाएंगे, 1001 आ गया। फिर हम इसको 13 से लगाएंगे, तो 13 सत्ती, 13 सत्ती, 13 से लग जाएगा ना, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, 91 9 और 1, फिर 13 सत्ती 91। इसको फिर हम 7 से लगाएंगे 11 बार में, ये पूरा कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितने बार हुआ, 1 2 3 4 बार हुआ। तो इस सवाल का उत्तर होगा 4
कहाँ है, यहाँ पे आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब भी कहे तो वही करना है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है ए दिया हुआ, इसकी संख्या कितना है 2 × 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और बी की संख्या कितनी है तो 2 × 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखिए दो तरीका, यहाँ दो चीज़ हम आपको बताएंगे, यहाँ पे एलसीएम भी निकालने के लिए आपको बता देंगे और एचसीएफ भी निकालने के लिए आपको बता देंगे। ठीक है, एलसीएम जब निकालना हो तो एलसीएम में क्या करना होगा, जैसे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो जिसका घात ज़्यादा हो, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 पे पावर आपका 4 है, तो जिसका घात ज़्यादा, किसका घात ज़्यादा, 2 पे पावर 3 का या 2 पे पावर 4 का, आप कहेंगे 2 पे पावर 4 का, तो हम यहाँ पे एलसीएम में लिखेंगे 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई, और जो यहाँ भी 1 5 है, 1 5 यहाँ भी था, 1 5 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 को भी लिखना है, यहाँ 7 है, वहाँ 7 नहीं है, फिर भी 7 को लिखना है। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आंसर आएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा, इसको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, ये तो हुआ ना, तो 2 दूना 4, 2 8 2 16, 16 × 5 = 80, 8 × 24, 240, 240 गुना 7 करेंगे, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 2 16, 1680 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। अब बात रखें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हम एलसीएम में क्या किया, अधिकतम घात को लिए थे, और एचसीएफ में क्या करेंगे, जो छोटा वाला रहेगा उसको लेंगे, यानी कि 2 पे पावर यहाँ पे 3 होगा मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 5 है, 1 5 इसमें भी, तो 5 लेंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है तो 7 को भी नहीं लेंगे, यानी कि जो आपको दोनों संख्या में मिलेगा वही आपको लेना है। अब इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 40। अगर इस सवाल से अगर आपसे पूछता कि एचसीएफ क्या होगा तो एचसीएफ आपका 40 होता, आपसे एलसीएम पूछा तो एलसीएम आपका 1680 होगा। दोनों चीज़ बता दिए, अगर आपको कभी भी इस तरह का सवाल देखने को मिले तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है, तो अभाज्य आपको बता ही दिए थे, आपके पास नंबर है 27, नंबर है 35, नंबर है 13, नंबर है 56, कितना नंबर है 56। अब आपको ये बताना है कि इसमें से अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या आपको बताया था कि वो किसी से भी नहीं कटना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या बताए थे आपको, अभी पीछे में बताए थे कि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो ये तभी डिवाइड। अब इसमें देखिए 27 है, 27 हमारा 9 से कट रहा है, 27 हमारा 3 से भी कट रहा है, तो ये तो 2 2 नंबर से कट रहा है, तो ये तो हमारा अभाज्य संख्या होगा क्या, नहीं होगा। 35 को देखेंगे आप, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 13 देखिए, 13 किसी टेबल में आता है, किसी भी टेबल में, तो आप कहेंगे कि 13 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 13 का टेबल में आता है, तो आपको तो बताए थे ये खुद से तो कट ही सकेगा। ये क्या, दुनिया का कोई भी नंबर हो वो खुद से खुद में कटता ही है, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को ले लीजिए और उसी नंबर को उसी से कटाई तो कटेगा ही एक बार में, तो ये तो। और 13 जो है कि किसी भी टेबल में नहीं आता है। 56 को देखें तो 7 में आता है, 8 में भी आता है, तो ये यानी कि ये भी कट रहा है, और 3 में भी मिल जाएगा, ये आपको देखने का 6 5 11 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। तो यानी कि ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है ना 2 नंबर से, तो ये हमारा ये आभाज्य संख्या नहीं है, ये भी आभाज्य संख्या नहीं है, ये भी आभाज्य संख्या नहीं, तो बच गया कौन, 13, जो कि 13 हमारा आभाज्य संख्या है, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। आपको फिर से मैं बता दूं, वैसा नंबर को ढूंढना है जो नंबर किसी भी टेबल में ना आता हो, किसी भी टेबल में नहीं आता हो, और ना ही किसी टेबल से कटता हो, वही नंबर हमारा आभाज्य संख्या होगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, तो एचसीएफ 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, आप कहेंगे 4 और 5 को लेंगे, तो जब 2 लगातार संख्या लेंगे, तो जब भी 2 लगातार संख्या का अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा, क्या पूछ रहा है आपसे, फिर से बताता हूँ, एचसीएफ पूछे तो याद रखिएगा हमेशा एक आंसर होगा, 2 लगातार संख्या का हमेशा एक होगा। कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए और उसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, यहाँ पे एक बार में लगा दिया, 1 आया, 4 आया, 4 बार में लगाए, 4 आया, कट गया, यहाँ पे हमारा एचसीएफ निकल गया, आ गया ना एचसीएफ, क्या आया 1 आया। अगर इसी तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए, कहेंगे कि 12 और 13 लेंगे, लगातार लेना है, 12 और 20 नहीं ले लीजिएगा, 12 15 नहीं ले लेना है, 12 और 13, क्योंकि यहाँ पे लगातार लिखा हुआ है, तो लगातार नंबर है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक बार में 12, एक बच गया, फिर 12 को लगाएंगे तो बार बार में ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हमारा आएगा 1।
तो जब भी लगातार संख्याओं का अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो 1 होगा, और जब भी लगातार संख्याओं का एलसीएम पूछे तो करना कुछ नहीं है, उसको आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वही आंसर हो जाएगा एलसीएम का। समझ गए बात को? जैसे आभाज्य संख्या वाले में था वही लगातार संख्या वाले में भी समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको बताए थे सबसे छोटी भाज्य, भाज्य का मतलब, और सबसे छोटी अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य तो आप लोग जान रहे हैं कि 2 होगा, सबसे छोटे यही है एक अभाज्य, और सबसे छोटी भाज्य यानी कि 2 हमारा अभाज्य है, 3 भी हमारा अभाज्य है। तो 3 के बाद 4 क्या हमारा अभाज्य है क्या? नहीं, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है तो ये हमारा अभाज्य नहीं है, तो 4 हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसी का पूछ रहा है कि आपको एचसीएफ बताना है। क्या बताना है जी? एचसीएफ बताना है। तो करना कुछ नहीं है, आप इसको निकाल दीजिए एचसीएफ, 2 बार में आपका कट गया, कहानी खत्म। तो ये आपका हो गया एचसीएफ, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे एलसीएम पूछता तो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का, सम संख्या, वहां पे लगातार संख्या था, यहाँ पे सम संख्या। तो सम संख्या जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 से डिवाइड होता है वही सम संख्या होगा। 2 से, देखिए सम संख्या के बारे में थोड़ा सा हम आपको फिर से बता दें। सम संख्या किसको कहते हैं? 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है, ये हमारा सम संख्या होता है। तो 2 से विभाज्य होने वाली कोई भी ले लीजिए, 2 संख्या लेना है, तो आप कहेंगे कि 4 लेंगे, 4 के बाद 4 के बाद हमारा सम संख्या 6 आता है, फिर 8 आता है। तो 4 और 8 नहीं लेना है, यहाँ पे क्रमिक बोला है। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार। तो 4 के बाद क्या है हमारा? 6 है, तो 4 और 6 को लेंगे, और इसका जब एचसीएफ आप निकालेंगे, जब भी इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप देख लीजिए निकाल के, हम 4 एक बार में लगाएं तो आ जाएगा आपका कितना, आ गया आपका 2, और यहाँ पे भी फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट गया, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ हमारा निकल गया कितना, 2 हो गया, और यही सवाल का उत्तर भी होगा। तो कोई भी 4 और 6 ही नहीं है, हम 6 और 8 भी ले सकते हैं, 10 और 12 भी ले सकते हैं, 14 और 16 भी ले सकते हैं, 18 और 20 भी ले सकते हैं, और इसका एचसीएफ आप निकाल के चेक कर लेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी क्रमिक, अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो बनाने के लिए हम तरीका भी बता दिए हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, क्रमिक सम संख्या का अगर एचसीएफ पूछा तो हमेशा 2 होगा, हमेशा। क्रमिक सम संख्या का अगर अलग अलग सम संख्या का पूछा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग यहाँ संख्या ऑलरेडी दे देगा। यहाँ पे देख लीजिए अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय के बारे में आपको 2-3 चीज बता दें। रूट में देखिएगा कि वैसी रूट संख्या, जैसे कि 4 रूट है तो इसका 4 का क्या होता है, 2। तो ये रूट में अगर 4 है तो ये इसको हम परिमेय कहेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट जानते हैं। लेकिन यही रूट अगर 17 है तो 17 का हम लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे रूट संख्या को चेक करना है जिसका कि रूट अगर हम जानते हैं तो वो हमारा परिमेय होगा, और जिसका रूट अंडर हमको वैल्यू नहीं पता वो हमारा अपरिमेय होगा। जैसे कि रूट 23, तो रूट 23 का वैल्यू हम लोग जानते नहीं, तो हमारा तो पहला आंसर यही हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं ना बात को? 64, 64 का आप कहेंगे कि रूट 64 का 8 होता है, तो यानी कि ये परिमेय हो गया, इसका तो वैल्यू हम लोग जान रहे हैं। रूट 9, रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, आप तो जान ही रहे, तो ये भी हमारा परिमेय हो गया। और यहाँ पे रूट 1, तो रूट 1 का 1 हो गया, प्लस रूट 25, इसका 5 हो गया, तो इसका भी हम लोग जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो जिसका वैल्यू जानेंगे तो वो परिमेय हो गया, और जिसका वैल्यू नहीं जानता वो हमारा अपरिमेय, और आपसे अपरिमेय ही पूछा था, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 2, 10 और 20, इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा है। तो एलसीएम निकालने में तो आप लोगों को महारत है, तो एलसीएम इसका 20 होगा, हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए। एचसीएफ कह रहा है, तो एचसीएफ आप 2, 10 और 20 का निकालिए।
पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 से 10 को दिए, 5 बार में कट गया। हाँ कट गया, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 2 निकला इन दोनों के बीच का। अब यही जो एचसीएफ निकला, इसी एचसीएफ से हम फिर 20 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये 10 बार में कट गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी हमारा एचसीएफ कितना निकला, 2। तो हमारा एलसीएम पहले था तो पहले एलसीएम लिखेंगे, और फिर एचसीएफ था तो एचसीएफ 2 आया। ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दाम 20, यानी कि 10:1 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा यहाँ पे 1:10 है, तो उल्टा नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि पहले एलसीएम था तो पहले हमारा जो 10 आया, और बाद में एचसीएफ है जो कि हमारा 1 आया। यहाँ पे उल्टा करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपसे पहले एचसीएफ पूछता और बाद में एलसीएम पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पहले एलसीएम पूछा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 65 और 17 का एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 65 और 17 का एचसीएफ दिया हुआ 65m - 117। तो हकीकत में 65 और 117 का एचसीएफ अगर आप निकालने बैठे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसका एचसीएफ आएगा 13। क्यों 13 आएगा? क्योंकि 13 से हमारा 65 भी कट रहा है और 13 से ये 117 भी कट रहा है। नहीं तो आप इसको डिवाइड करके बना ही सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं। एक बार में लगा देंगे 65, यहाँ पे 2 हो गया और 11 में से ये 5 हो गया। 52 को फिर लगाएंगे 65 में, तो एक बार में 52 लग जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया 13, और 13 को फिर 52 को कटाएंगे तो 13 चौके 52, है ना। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला? 13। तो एचसीएफ 13 निकल गया हकीकत में, और इसी का वैल्यू दिया 65m - 117। ये लिखने का तरीका उनका था। ठीक है, तो m का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा आपसे? m का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं, 65m माइनस में 117 उधर चला जाएगा, तो 13 प्लस 117 ऐड हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, यानी कि 65m बराबर हमारा 130 आ गया। तो m बराबर क्या हो जाएगा? तो 130 और बट्टे में 65, इसको कटा देंगे तो 2 बार में, यानी कि m का वैल्यू 2 आ गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कह रहा है, पहले तो ये बात समझिए, किसको? तो 144 को। तो 144 को अगर अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है तो कर दीजिए। 144 को हम 2 से लगाएं तो हो गया 7, 2, फिर 2 से लगाएं तो 36, फिर 2 से लगाएं तो 18, 2 से लगाएं 9, 3 से लगाएं 3। यहाँ पे किसका घात पूछ रहा है? तो आपसे 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 के बार आया? 1, 2, 3, 4 बार आया, तो 2 का घात जो होगा वो 4 हो जाएगा। अगर आपसे 3 का घात पूछा होता तो 3 के बार आया, तो 3 आपका 2 बार आया, यानी कि 3 पे पावर 2। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड का मेन रूट लिखने का तरीका। लेकिन यहाँ पे आपका 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक यानी कि आपका 2 का घात कितना? 4 है, तो इस सवाल का उत्तर भी 4 होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए बात को? अगर आपसे 3 का घात पूछता तो कितना होता? तो 3 का घात अगर आपसे पूछता तो आपका 3 का घात आपसे पूछता तो 2 आंसर आता। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा परिमेय संख्या बताइए। क्या पूछा है? परिमेय संख्या। तो आपको बताए थे जिसका रूट एग्जैक्ट हमें पता है वो हमारा परिमेय कहलाएगा। पहले हम छाट लेते हैं। रूट 5 का वैल्यू पता है? नहीं है, तो और परिमेय हो गया ये हमारा। रूट 1 का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। रूट 144 का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि रूट 1 का वैल्यू 1 होता है और रूट 144 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 12 होता है। तो इसका रूट हमें पता है, तो यानी कि हमारा परिमेय संख्या यही हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, रूट 50 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, रूट 700 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, रूट 32 का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित संख्या में अभाज्य संख्या का चयन करें, यानी कि आपसे पूछ रहा है अभाज्य संख्या। तो बताइए अभाज्य संख्या क्या होगा? तो अभाज्य संख्या भी आपको बताया कि वैसी संख्या को ढूंढना है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है। अभाज्य संख्या अगर आपको बताना है तो वैसी संख्या को ढूंढना है जो किसी भी टेबल में नहीं आता। 15 हमारा 3 और 5 दोनों टेबल में आता है। 39 हमारा 3 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, और 33 हमारा 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। 29 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। ऑप्शन नंबर टी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे देखते हैं, ए और बी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, फिर से वही बात आ गई यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। क्या है? ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या। ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या। बात समझिए, अभाज्य संख्या कह रहा है। तो ए और बी के जगह पर हम आपको कोई नंबर देते हैं। मान लीजिए ये 3 और 5 है, जो है ये अभाज्य संख्या है। 3 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ए बी का एलसीएम बताना होगा। क्या बताना होगा? एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम अगर आपसे पूछे तो क्या करेंगे आप? कहेंगे कि 3 गुना 5 करेंगे, 15 आ गया। यही तो एलसीएम होगा। तो यहाँ पे नंबर नहीं दिया बल्कि ए और बी दे दिया है। तो ए और बी दिया है, तो इसी तरह ए और बी को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आभाज्य संख्या को अगर एलसीएम निकालना तो डायरेक्टली डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए। अभाज्य संख्या का अगर एलसीएम निकालना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर इसका एचसीएफ निकालना तो आंख बंद करके 1 लगाइए। हाँ, अगर यही रहता ए और बी का एचसीएफ बताइए, अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ बताइए, तो कुछ नहीं, इसको डिवाइड में बटे में लगा करके छोड़ देंगे, यानी कि ए बटा बी। अब यहाँ पे ये बताना पड़ेगा इनको कि बड़ा कौन सा है। ये भी बात है, इतना लिखने के बाद भी इनको लिखना पड़ेगा ए ग्रेटर देन बी या तो बी ग्रेटर देन ए। इस प्रकार से उनको कुछ बताना पड़ेगा कि बी बड़ा है ए से या तो ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो ए बटा बी होगा, और बी बड़ा है ए से तो बी बटा ए होगा। ये दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, जो कि यहाँ पे बताया नहीं है, तो हम इस तरह से आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते। समझे बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो देखिए अब अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो सबसे बेस्ट तरीका हम आपको दो दो तरीके से बताता हूँ। पहले तो आपको 45 और 60 का डिवाइड करने का एक तरीका बता दीजिए। दूसरी तरीका 45 का अभाज्य गुणनखंड और 60 का अभाज्य गुणनखंड करके बना लीजिए। मैं तो कहता हूँ इससे भी बेहतर तरीका है कि ऑप्शन को देख करके बना लीजिए। ऑप्शन में एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई? बड़ी से बड़ी संख्या। इस बात को ध्यान रखिएगा, एचसीएफ जब भी कहे तो बड़ी से बड़ी संख्या पर ध्यान देना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या है? 90 है। इस 90 को इसमें से देखिए क्या है? 90 45, 90 को 90 से अगर हम भाग दें 45 को तो कटेगा? कहेंगे कि नहीं कटेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो कटाएगा वही होगा। 90 जब आंसर नहीं होगा तो इसके बाद हमारे पास क्या बच गया? तो 15 है बड़ा। तो 15 से देखिए ये 45 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। लेकिन एक नहीं देखना, 15 से क्या 60 भी कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, एक तरीका मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम आपको 22 और 33 दे दिए। ऑप्शन है आपके पास 3 है, 2 है, 11 है, 1 है। इसमें से आपको बताना है कि एचसीएफ कौन सा। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, क्या बताना आपको? एचसीएफ। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 11 है। तो 11 से 22 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 11 से 33 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो हमारा आंसर भी 11 होगा। इसी प्रकार से चेक करता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए जिसका कि रूट होता है। रूट में वैल्यू ले लेते हैं 2 को ही, क्योंकि 2 का रूट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, रूट 2 ही ले लिए हम। आप इसकी जगह पर 3 भी ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, तो रूट 4 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। ये तो परिमेय बन जाएगा। तो परिमेय नहीं बनाना, आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय यानी कि रूट डालेंगे, और रूट के अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, और दोनों को गुणनफल यानी कि दोनों को गुना कर देंगे। तो गुना तो होगा नहीं, जब गुना नहीं होगा तो आपसे पूछ रहे क्या ये हमेशा परिमेय होगा? नहीं बाबा, हमेशा परिमेय नहीं होगा, क्योंकि यह हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये हमेशा और हमेशा इस प्रकार से रहेगा, तो अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। तो ये हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय दोनों होगा? नहीं, ये दोनों कुछ नहीं होगा, यानी कि हमेशा अपरिमेय होगा। क्योंकि देखिए एक परिमेय संख्या 3 ले लिए और रूट में हम 5 ले लिए, तो रूट 5 तो हमारा अपरिमेय है। जब एक आलू सड़ा है तो इस पूरे बोरी वाले आलू को सड़ा देगा, ये गारंटी है। समझ रहे बात को? अच्छा आलू सड़ा को अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन सड़ा आलू तो अच्छे को सड़ा सकता है। तो इसी प्रकार समझिए, अगर कोई परिमेय संख्या है और अगर उसके साथ अपरिमेय आ गया तो अपरिमेय निश्चित रूप से होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपसे क्या पूछा है देख लीजिए एक बार बढ़िया से, और ये आंसर आप कीजिए। अभाज्य संख्या पूछा है, बताइए फटाफट अभाज्य संख्या इसमें से कौन सा है। तरीका वही है कि वैसे संख्या को खोजना है जो किसी भी टेबल में ना हो और ना किसी से कटता हो। ठीक है, 91 को देखेंगे तो 13 वाला में है, 63 91।
ये 213 को देखेंगे तो 213 को देखेंगे 3 से कट जाएगा, देख लीजिए 3 से कटा के 7 बार में 21 कट गया, 3 आया 1 बार में कट गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। 41 है, ये हमें किसी भी टेबल में देखने को नहीं मिलता, किसी भी टेबल में नहीं। एक 501, इसको आप अगर कटाएं 3 से तो कट जाएगा, देख लीजिए कटा के, 3 एकम 3, 2 0 6 तिया 18, 2 1 7 तिया 21 हो गया ना। तो यानी कि 41 जो है किसी भी टेबल में नहीं है, तो यही हमारा अभाज्य संख्या है। तो यही इस सवाल का उत्तर है। और याद रखिए आपके एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ फिर से कि क्लास पूरा कंप्लीट होने दीजिए, 15 का 15 चैप्टर हम आपको कराएंगे। 15 चैप्टर के बाद आपको इसमें हम क्वेश्चन बैंक को भी लेंगे, जो कि आज तक 2011 से लेकर के अभी तक जितना आपको ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक एक करके मैं आपको उसमें समझा दूंगा और आपको भी बनाने का मौका दूंगा, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ से आप पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, इसका फिर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट अगर देना हो तो वही व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहाँ से कि आप टेस्ट मार सकते हैं मैथ्स का, फिर और भी सब्जेक्ट का देंगे। अब आगे दूसरा टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है, तो मैं आपको पहले समझा दूं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो 3/5 लिखें, इसको कहते हैं अंश, इसको क्या कहते हैं अंश, 15 लिख देते हैं, इसको कहते हैं हर। तो जब आपको शांत और अशांत को चेक करना है तो हमेशा हर पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? हर पे, हर पे ध्यान देना है। तो हर पे क्या ध्यान देना है, जो हर का नंबर रहेगा उसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर है 15, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 3 5 15, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 3 गुना 15, 3 गुना 5 लिखेंगे, ये 3 3 कट गया ना, तो बच गया हमारा 1/5। अब ये बताइए कि ये शांत है क्या अशांत? तो आपको बता दूं, अगर हर में आपका 2 आ जाए, 5 आ जाए, या तो इसके साथ 2 और 5 दोनों आ जाए एक साथ, तो ये हमारा शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 और 5 के अलावे अगर कोई नंबर आ जाता है तो वो हमारा अशांत कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक करके। जैसे पहला लिखा हुआ 23/50 है ना, अशांत पूछा था, याद रखिए। 50 को हम लोग तोड़ेंगे तो 23/50 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, 5 5 25 और 25 गुना 2 50 हो गया। इसमें देखिए 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं है ना, है 2 और 5 ही है। तो आपको बताया था कि 2 और 5 अगर आता है तो वो हमारा शांत कहलाता है, यानी कि ये हमारा संख्या शांत है। कैसा है? ये शांत है। अशांत आपसे पूछा है तो ये आंसर तो होगा नहीं। 625 को तोड़ते हैं, ये 625 है ना, तो 625 को अगर हम तोड़ते हैं तो 625 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, 5 5 25, 25 25 125 और 25 125 25 625, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ 5 आ गया, इसके अलावा कुछ आया नहीं आया, तो ये भी हमारा शांत है। ये भी हमारा क्या हो गया? शांत हो गया। 243 है, चलिए 243 को तोड़ते हैं, तो इसको 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 81 तिया 343। इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ 3 आया। इसमें क्या आया? सिर्फ और सिर्फ 3 आया। तो जब 3 सिर्फ आ जाए तो ये हम 3 सिर्फ, माफी चाहेंगे, 2 और 5 है क्या? इसमें नहीं है। अगर 2 और 5 रहता भी तो भी अशांत होता है, क्योंकि ये, इसको हम मान के चलते हैं कि ये सड़ा आलू है, जो कि शांत को भी अशांत कर देगा। तो 2 और 5 नहीं मिला इसमें, तो ये हमारा अशांत हो गया। क्या हो गया? ये अशांत हो गया। 1600 का अगर आप तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 2 दूनी 4, पंचे 20, 20 पंचे 100। तो ये आपका इसका कोई अभाज्य गुणनखंड होगा अगर आप इसको तोड़ेंगे तो। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा शांत हो गया। समझे बात को? ये भी हमारा शांत हो गया। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहला क्या काम करना है, हर वाले को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या है। अगर है तो वो अशांत होगा, और अगर नहीं है तो वो हमारा शांत। दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी पाई दिख जाए, चाहे वो पाई ऊपर दिखे चाहे वो पाई नीचे दिखे, पाई अगर कहीं भी दिखे तो आंख बंद करके आप अपरिमेय संख्या को टिक लगाएंगे।
कहीं भी अगर आपको पाई दिख जाए तो अपरिमेय संख्या को टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, ये वही सवाल है। सबसे पहला सवाल हम लोग जो बनाए थे 1 नंबर, दो संख्या का गुणनफल 86 और 70 है, HCF 17 है, तो भाग देते चीज डायरेक्ट जी एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि गुणनफल इनका ऑलरेडी गुना किया है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 17 पचे 85, एक 17 एकम 17, 0 510 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यही तरीका हो गया बनाने का। पहली बार में हम आपको समझाए थे, वही सवाल दोबारा ले लिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए और इसका एचसीएफ बताइए, और दोनों का अनुपात बताना है। तो पहले भाई आपको 6 8 और 22 का क्या निकालना है पहले आपको, तो पहले आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम पहले पूछा है। तो 6 8 22 का अगर आप एलसीएम निकालें तो हमें इसके बारे में पता है कि इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 264 आएगा। 264 है। देखिए एलसीएम कोई भी हो, हमें थोड़ा सा जानकारी है, इसमें प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत सारा मैथ बनाए हुए हैं इसीलिए। ठीक है, अब 6 8 और 22 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए आप 2 आएगा, और 264 अनुपात अगर 2 करते हैं तो 2 एकम 2, और इसको कटाएंगे तो 132, यानी कि 132 अनुपात 1 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब आपको एलसीएम और एचसीएफ तो बताने की जरूरत है नहीं, वो तो आपको आता ही है। तो पहले आप एलसीएम निकाल लेंगे जो कि 264 आएगा, और इसका एचसीएफ निकालेंगे जो कि 2 आएगा, और दोनों को हम अनुपात में कटा दिए तो आंसर आ गया 132 अनुपात 1। नहीं करता तो जो रहता वही आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो वही बोला 96 का अभाज्य गुणनखंड मतलब 96 को पहले एलसीएम कर दीजिए। तो 2 से कटाएं तो 48, फिर 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 3 से, यानी कि 2 से 3 जो कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 आप देखेंगे कि कितने बार आया, 1 2 3 4 और 1 5 बार, तो 2 पे पावर 5 और 3 एक अकेला रह गया। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा जो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा है, ये आप कर लीजिए, लेकिन मैं भी आपको बता दूं 32 का फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 216, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार है ना, हाँ 5 बार है। तो 2 पे पावर 5, यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। 2 पे पावर 5 यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, और यही उत्तर भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि 11/15 ये शांत दशमलव है या अशांत, तो 15 को तोड़ लीजिए तो 3 गुना 5 होता है, तो 5 तो है ही, 3 भी आ गया साथ साथ ना, और ये 3 कटेगा ऊपर वाले से, नहीं कटेगा, तो यानी कि ये 3 आने के वजह से ये हमारा क्या बन गया, अशांत हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, ये आपको बढ़िया से समझा दिया, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार से ये हमारा परिमेय है, ये हमारा परिमेय है, लेकिन ये सड़ा आलू है जो कि √2 किसी का, हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हैं, इसलिए ये अपरिमेय होने के कारण हमें ये पूरा संख्या को ही अपरिमेय कर दिया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, आपको परिमेय संख्या के बारे में क्या बताए थे, याद कीजिए। परिमेय संख्या के बारे में आपको हम ये बताए थे कि आपको ये चेक करना है कि √5 का वैल्यू जानते हैं, नहीं तो ये हमारा अपरिमेय हो गया। √7 का वैल्यू जानते हैं, नहीं तो ये भी हमारा अपरिमेय हो गया। √9 का वैल्यू जानते हैं, कहेंगे हाँ 3 होता, तो यानी कि ये हमारा परिमेय हो गया। और √11 का वैल्यू जानते हैं तो कहेंगे नहीं, तो ये भी हमारा अपरिमेय हो गया। तो आंसर आपसे क्या पूछा था, परिमेय, तो परिमेय आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और यही सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताना। तो देखिए 0 और 50 के बीच अगर बात करें तो 25 को आपको विषम संख्या देखने को मिलेगा, और 25 आपका सम संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। पूछे ऐसा क्यों, तो ऐसा ही है, आप इसमें काउंट कर सकते हैं। 0 के बाद 1, 2 नहीं लेना, 3, 4 नहीं, 5, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, इस प्रकार से काउंट करेंगे तो आ जाएगा। 0 से और 50 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आंसर हो गया आपका। अच्छा माफी चाहेंगे, बीच पूछा ना, तो बीच में आपका सम संख्या 24 को होगा। ठीक है, सम संख्या 24 को होगा, क्योंकि 50 को आपको तो छोड़ना पड़ेगा, आपको 48 से तक काउंट करना है ना, तो आपका
यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अगर आपको बीच पूछा, बीच नहीं पूछता है ना, कहता ना कि 50 को लेना भी है तो हमारा 25-25 करके हो जाता, लेकिन बीच पूछा है यानी कि 50 को इधर छोड़ना है और इधर 0 को छोड़ना है। तो 50 को छोड़ना है और 0 को छोड़ना है तो 49 तक तो लेंगे ही। तो 49 तक में हमारा क्या होता है, 1 से लेकर के 49 तक में 25 को हमारा विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। और 1 से 49 तक में हमारा 24 को क्या है, सम संख्या। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस सवाल को उत्तर भी यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 और 100 के बीच विषम संख्या, फिर विषम पूछा है। तो 100 तो हमारा सम है, तो इसके नीचे 99 तक लेना है। तो 99 तक लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 50 को संख्या हो जाएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि 0 से लेकर के 100 तक में एक भी संख्या है जो कि विषम का छूट रहा हो, एक भी विषम का संख्या है जो कि छूट रहा हो, नहीं, सब तो आ ही रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आपसे सम संख्या पूछा होता, यहीं पे अगर आपका सम संख्या पूछा होता तब 49 होगा, क्योंकि हमको 100 को तो छोड़ना पड़ेगा, 100 को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। तो इसलिए आप देखिए ये हो गया आपका 50 संख्या और ये हो गया 49 संख्या, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 99 संख्या हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे आपको पहले ही भी बताया था। ठीक है, तो इस सवाल को उत्तर याद रखिएगा, 50 होगा। गलती से भी गलती नहीं कीजिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 और 100 के बीच में आप किसी से भी पूछिएगा वैसे जनरली, तो वो आपको ये बताएंगे कि 0 और 100 के बीच में सम संख्या की संख्या भी 50 बता देगा, और विषम संख्या आप अगर पूछेंगे तो ये भी आपको 50 कह जाएगा। जबकि ये सही है बट ये गलत है, क्योंकि हम 100 को काउंट नहीं कर रहे हैं। आप 50-50 यानी कि टोटल 100 नंबर कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम 100 को तो काउंट नहीं कर रहे क्योंकि बीच पूछ रहा है, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसको जब छोड़ना होगा तो हमको 99 तक काउंट करना होगा। 99 तक में हमारा 98 तक ही तो सम संख्या है, और 98 तक अगर हम सम संख्या को काउंट करते हैं तो 49 सम संख्या होता है, और अगर 100वां लेते हैं तब जाकर के हमारा 50 होता है। समझ रहे बात को? तो इसको आप किसी से भी अगर जनरली पूछेंगे भी तो वो आपको इस प्रकार से कहेगा 50-50, जबकि गलत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0 और 25 के बीच विषम संख्या पूछा। अब बताइए विषम संख्या, तो 0 और 25 के बीच विषम संख्या पूछा, जो कि ये तो ऑलरेडी विषम संख्या है, तो हमको लेना है 0 तो छोड़िए, यानी कि एक को भी लेना है और लास्ट हमारा 23 को भी लेना है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे बेहतर तरीका है इसको बताने का, समझे ना, 1 और 23 को लेना है। अब इसमें बताइए आप किस प्रकार से निकालेंगे, बताइए बताइए जरा, कैसे निकालेंगे। तो अगर हम सम संख्या की बात करें, सम संख्या की, तो सम संख्या हमारा कितना होगा और विषम संख्या कितना होगा, बताइए हमको, बताइए फटाक से काउंट कीजिए और बताइए। देखिए आपको हमें एक इसको प्रैक्टिकल से भी समझा देता है। ठीक है, छोटा ये ज़्यादा लंबा तक जाएगा नहीं, 23 तक रह जाएगा, इसीलिए के 1 को लेंगे, 3 लेंगे, 5, फिर आपका आ जाएगा 7, 9, 2 11, 2 13, 2 15 और 2 17, 2 19 और 2 21 और 2 23 और 2 25। बीच पूछा ना, तो बीच पूछा तो 25 को तो मारना पड़ेगा, तो बच गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या हो गया ना। तो 12 संख्या हमारा क्या है, विषम होगा। तो बाकी जो बच गया वो 12 संख्या जो होगा वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। क्यों, 12 क्या होगा, 12 हमारा यहाँ पे सम संख्या होगा और 12 हमारा यहाँ पे क्या होगा, विषम संख्या होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, यहाँ पे अलग अलग क्यों नहीं हो, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पे काउंट करेंगे 24 तक, 0 को छोड़ देंगे तो 1 से लेकर के 24 तक जाएंगे कि नहीं, जाएंगे ही जाएंगे। तो 12 संख्या हमारा ये हो गया विषम संख्या, तो 12 को सम संख्या होगा, तो दोनों ऐड करेंगे तभी ना 24 होगा। 25 को तो ले नहीं सकते हैं, अगर यही संख्या रहता 25 के अलावा यहाँ पे 26 लिखा हुआ रहता, कहता कि 0 और 26 के बीच बताइए, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि 13 संख्या क्या होता, विषम, 13 को विषम संख्या होता और 12 को हमारा क्या होता, सम संख्या। क्योंकि यहाँ पे हम छोड़ किसको रहे हैं, सम को छोड़ रहे हैं, सम को छोड़ रहे हैं। तो देखो वैसे से तो जनरली 0 से लेकर 26 तक, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे। आपको एक शॉर्ट और तरीका बता दे रहा है, ठीक है, समझिएगा बात को, मेरा अभी अभी ध्यान में आया क्या हो रहा है, समझिएगा बात को। जैसे कि 0 और 100 के बीच पूछा था, तो 100 को पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका, 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हो गया हमारा 50। जो ये 50 आया ना, ये आपका 50 जो आया ये आपका विषम संख्या, उल्टा समझिएगा, ये हमारा सम है तो ये हमारा विषम निकल गया, 50 में 1 घटा देंगे तो ये हमारा
हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, पहली बात, अगर 0 और 50 के बीच पूछा तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी हमारा सम संख्या है। तो 25 जो आया ये हमारा विषम संख्या हो गया, और यहाँ पे जो 24 होगा ये हमारा सम संख्या होगा। 0 और 26 के बीच चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 13 जो आया ये हमारा विषम संख्या आ गया, और 12 जो आएगा ये हमारा सम संख्या आएगा। अगर यहीं पे आप बोले कि 0 और 25 के बीच चलिए, ये 25 जो है ये हमारा विषम संख्या है, ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। इसी लेकर के यहाँ पे जो है इसके जस्ट एक नीचे वाला लीजिए, एक नीचे वाला यानी कि 24 तक। तो 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हमारा सम संख्या आएगा और 12 हमारा विषम भी संख्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और हम तरीका बता दें, यहाँ पे समझिए कि 0 और 99 के बीच अगर आपसे पूछे कि कितने सम है और कितने विषम है, तो 99 से एक कम लीजिए, एक कम यानी कि 98 को, और 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 49, यानी कि 49 हुआ आएगा आपका, क्या आ जाएगा, 49 है, हाँ 49 आ जाएगा सम संख्या और 49 ही आएगा विषम संख्या। इस बात को ध्यान रख लीजिए, 49 ही विषम संख्या आएगा। 0 से बात कर रहे हैं, बीच वाले नंबर से नहीं बात कर रहे हैं। आप समझ में आया किस प्रकार से हम चेक करते हैं? बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं कि इसका एलसीएम पहले निकालिए, 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो 20 का इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम निकल जाएगा, हम 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 के 60 आ जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ अगर हम बात करते हैं इसका, तो एचसीएफ आ जाएगा 5, तो 60 और 5 के बीच 2 एकम 2, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, यानी कि 12:1 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा आपसे परिमेय संख्या का पहचान कीजिए। परिमेय के बारे में क्या बोले कि जिसका रूट पता है, रूट 10 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हैं, रूट 5 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हैं, रूट 3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हैं, रूट 25 का 5 होता है। तो यही हमारा परिमेय है और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, यहाँ भी, हाँ यहाँ पे परिमेय संख्या ने पूछा, परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो यानी कि आपसे अपरिमेय पूछ रहा है, तो ही चीज तो होता है, परिमेय या तो परिमेय नहीं। परिमेय नहीं मतलब अपरिमेय, तो अपरिमेय आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 49 का वैल्यू जानते हैं यानी कि परिमेय है, 1 का जानते हैं परिमेय है, 16 का जानते हैं परिमेय है, रूट 3 का नहीं जानते यानी कि यही अपरिमेय और यही इस सवाल का उत्तर है। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, आपसे पूछा परिमेय नहीं है, जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर आपसे पूछता कि अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब इसका भाई क्या कौन होगा, तो परिमेय होगा। ये तो 2 भाई है ना, तो अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, तो अपरिमेय ही आपसे पूछ रहा है, और अपरिमेय नहीं है परिमेय पूछ रहा है। अगर नहीं भी इस तरह से जानेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे कि 49 का वैल्यू हम जानते हैं, तो ये तो ठीक है, 1 का भी जानते हैं, 16 का भी जानते हैं, तो तीनों तो आंसर नहीं होगा, तो जो नहीं जानते हैं उसी का आंसर मार देंगे। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय नहीं का मतलब बताना है, 625 का 25 हो गया, 225 का 15 हो गया, 81 का आपका हो गया 9, 125 का पता नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।